Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we will solve exercise 8.1 of your chapter number 8, application of integrals. ठीक है. In the introductory video yesterday we studied how do we apply integrals and in particular definite integrals to find the area under a curve. So all of these questions are based on the very same logic, area under a curve. कर्व पहचानना है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कर्व्स की नॉलेज भी दी. नॉलेज क्या दी? रिवीजन करवाया. पूरी नॉलेज नहीं दे सकते क्योंकि वो पास्ट हो गया. अब आपको उसकी नॉलेज 11th में ही लेनी पड़ेगी, मतलब 11th की वीडियोस से लेनी पड़ेगी. ठीक है, अगर लेनी है तो. अदरवाइज कर्व्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो पता होना चाहिए, इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म्स पता होनी चाहिए, तो हम कर्व्स ड्रॉ कर लेंगे. एंड उसके अंदर का एरिया इनक्लोज करना भी आना चाहिए, मतलब एरिया आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से एरिया की ये बात कर रहा है. सीखेंगे. तो 8.1 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस? 13 questions. We will try to solve as much questions today and remaining questions फिर कल कर देंगे. तो शुरू के questions काफी आसान है, जरूरी भी है क्योंकि छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो ही तो हम बड़े लेवल पे पहुंच पाएंगे. Question number 1 says find the area of the region bounded. Excuse me, sir. Yes. सर कल के कुछ उसमें डाउट था कुछ. बताओ. सर जब अपन ने है ना क्वाड्रेंट वाइज बात करी, अपन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब तक एक्स पॉजिटिव है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, उसको माइनस में लिखेंगे मॉड लगा के. नीचे जाके y तो सर नेगेटिव, एक ऐसी जब अपन नीचे जाके x नेगेटिव नहीं होगा, y नेगेटिव होगा, मतलब fx नेगेटिव होगा. fx भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y है वो पॉजिटिव होता है. y का मतलब क्या है? fx. और नीचे x एक्सिस के नीचे जो y है वो नेगेटिव है, माइनस fx. ठीक है, बोलो अब क्या कह रहे हो? तो सर अगर जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो तब कैसे होगा? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो चीज फिक्स्ड है. आप चाहे से आप y इज इक्वल्स टू fx वाला फंक्शन टाइप कर रहे हो तो भी मतलब उसमें मॉडुलस लगा देना अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो, क्योंकि उसमें चाहे से आप y इज इक्वल्स टू fx वाला कर रहे हो या x इज इक्वल्स टू fy वाला कर रहे हो, दोनों ही नेगेटिव होंगे. तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पे मॉडुलस. आप ऐसे याद रखो, देखो y इज इक्वल्स टू fx टाइप का फंक्शन है तो ये मैं क्वाड्रेंट बना देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉडुलस की नीड नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नीड नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम मॉडुलस लगा देंगे. टिक मार्क कर देता हूं. ठीक है, अगर इस टाइप का फंक्शन है y इज इक्वल्स टू fx, और अगर x इज इक्वल्स टू fy टाइप का फंक्शन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो नीड ऑफ मॉडुलस, सेकंड क्वाड्रेंट में मॉडुलस की जरूरत है, थर्ड क्वाड्रेंट में मॉडुलस की जरूरत है, फोर्थ में फिर नहीं है. तो आप चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में तो किसी भी टाइप का फंक्शन होगा मॉडुलस की जरूरत लगेगी, यानी जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें मॉडुलस लगाएंगे. क्लियर? ठीक है अभी? यस सर. चलो रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन. देखो उसने जो कर्व कहा है और जो लाइन कही है ये ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ये मुद्दे की बात है. अगर ये ड्रॉ करनी नहीं आई तो फिर भूल जाओ, ये वाली क्वेश्चंस नहीं कर सकते हमारे. सबसे पहले ड्रॉ करनी आनी चाहिए, इसलिए कर्व्स की नॉलेज दी थी. तो मुझे बताओ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई हो विच टाइप ऑफ कर्व इज दिस. इट इज ए पैराबोला. यस और नो? इट इज ए पैराबोला. और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. तो चार तरह के पैराबोला कल डिस्कस किए थे इंट्रोडक्टरी वीडियो में, अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग, राइटवर्ड फेसिंग एंड लेफ्टवर्ड फेसिंग. तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और रटने की जरूरत नहीं है. देखो y का स्क्वायर कर रहा हूं, किसी का भी स्क्वायर बताए क्यों करते हैं? वैसे तो कैसे भी कर लो, लेकिन मतलब चीज याद रह जाए. स्क्वायर इसलिए किया होगा ताकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, है ना. तो y की पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है. देखो x क्या है? पॉजिटिव. x पॉजिटिव इधर रहता है, दैट मीन्स ये x पॉजिटिव है. तो 1 2 3, इन तीन निशानों से जो आप पैराबोला बनाएंगे लाइक दिस, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ है उसने x. तो ये पैराबोला हो गया. और लाइन x इक्वल्स टू 1, क्या ले x इक्वल्स टू 1 ही ना. हाँ, तो x इक्वल्स टू 1 y एक्सिस के पैरेलल होगी. इस लाइन की भी नॉलेज दी थी, कुछ नॉलेज दी थी. तो x इक्वल्स टू 1 विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. और कहां से गुजरेगी? x इक्वल्स टू 1 से गुजरेगी. और ये कहां से गुजरेगा? ये x इक्वल्स टू 0 से गुजरेगा. तो ये फिगर तैयार हो जाएगा हमारा ऐसा. और उसके बाद में x एक्सिस और कह दिया तो x एक्सिस ये रही.
ये एक्स एक्सिस, ये एक्स इक्वल्स टू 1, ये पैराबोला, आप चेक कर सकते हो कौन सा रीजन बाउंडेड हो रहा है, ये वाला रीजन बाउंडेड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये एरिया आपको निकालना है। तो लेट्स ड्रॉ ए फेयर फिगर, एक फेयर फिगर बनाते हैं। हर क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना है और ध्यान से समझना है, बिकॉज इससे स्कोरिंग पोर्शन नहीं होगा आपके सेकंड टर्म में कोई भी, या यूं कहूं इससे इजी क्वेश्चंस नहीं होगा। तो उसको तो आपको ये मान के चलना है, अगर आ जाता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही, तो आपको फुल मार्क्स लेने हैं, एक नंबर भी इसमें नहीं गंवाना है, ऐसा टारगेट रख के चलो, क्योंकि औरों का पता नहीं है, इसमें इजी क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से करके जाओ। ठीक है, ये बन गया मेरा फिगर, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ, समवॉट लाइक दिस, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, ठीक है। क्या है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू a वाली लाइन बना दो, तो x इक्वल्स टू a वाली लाइन ये बन गई। ये कहां से पास हो रही है, इस लाइन के बगल में लिख देता हूं मैं इसकी इक्वेशन, x इक्वल्स टू a, तो ये पास भी x इक्वल्स टू a से ही होगी, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली 0, 0। ठीक है, x, x डैश, y, y डैश। ठीक है, हो गया ड्रॉ फिगर, एंड विच एरिया यू हैव टू फाइंड, मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूं, आपको भी एग्जाम में थोड़ा बहुत शेड करना है उसको, ये एरिया। एंड उसके बाद फिर आपको रीजन का नामकरण भी करना है, नोमेनक्लेचर भी करना है, ठीक है ना भाई, कौन सा रीजन आइडेंटिफाई हुआ वहां से। तो देखो, ओरिजिन तो हमेशा आदि अनादि काल से हो ही रहा है, ये 2 पॉइंट ही तो है, इसको कुछ भी मान लो, इसको a मान लो और उसको b मान लो, ठीक है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे, क्यों निकालने पड़ेंगे, ताकि ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे, इस लाइन का और इस कर्व का इंटरसेक्शन कराएंगे, मतलब इन दोनों की इक्वेशंस होंगी हमारे पास, किसी में से किसी में कुछ सब्स्टिट्यूट कर करा के हम ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है ना। और क्यों निकालते हैं इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स हम जनरली इसलिए निकालते हैं ताकि नीचे a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, और यहाँ तो a के कोऑर्डिनेट्स वैसे ही हमारे पास, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले तो रीजन आप आइडेंटिफाई करो, इस रीजन का नाम क्या रखोगे, बोलो कौन सा रीजन आइडेंटिफाई हुआ, ओ ए बी नहीं लिख सकते, ओ ए बी नहीं लिख सकते, पता है क्यों, ओ, हाँ, क्योंकि अगर मैं ओ ए बी लिख दूंगा ना, तो ओ ए बी ट्राइंगल होगा लाइक दिस, ओ ए बी, तो ओ ए बी तो ये ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि पॉलीगन में हम क्या करते हैं, पॉलीगन को जब अपन मार्क करते हैं, जैसे ट्राइंगल ओ ए बी है, तो एक पॉलीगन है ये, तो पॉलीगन में हम क्या करते हैं, ओ ए बी, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे का नाम नहीं लिखते हैं, सिंपली क्या लिख देते हैं, ओ ए बी। तो अगर मैं ओ ए बी लिखूंगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉलीगन। जब भी कोई रीजन, कोई एरिया बताएंगे, कोई क्षेत्र बताएंगे, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करेंगे, तो क्या रीजन का नाम हो जाएगा, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ठीक है जी। अच्छा, इतना करने के बाद फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें स्ट्रिप्स जो है वर्टिकल काम करेंगी या हॉरिजॉन्टल काम करेंगी। इसमें स्ट्रिप्स जो है वर्टिकल काम कर सकती है ना, वर्टिकल स्ट्रिप्स काम कर सकती हैं, जिसका विड्थ तो हो जाएगी dx, ठीक है, और जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी fx, ठीक है, क्लियर है। देखो आप ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, आपसे उसने कहा कि इस पैराबोला, इस लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, दैट मीन्स आपको ये एरिया निकालना है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। अब आप हमेशा ये देखा करो, जो भी एरिया उसने पूछा है, जो भी एरिया उसने पूछा है, उसमें दो या तीन साइड से तो क्या होंगी, लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, और एक तरफ से कोई कर्व होगी, जिसको अपन कह सकते हैं छत, क्या कह सकते हैं, इस एरिया की छत, क्या कह सकते हैं, इस एरिया की छत क्या है, यही है, और छत को ही इंटीग्रेट किया जाता है, ये फिक्स है, ना तो बेस को ना बगल की दीवार को, किसको इंटीग्रेट किया जाता है, छत को इंटीग्रेट किया जाता है, छत में जो कर्व है, सीलिंग में जो कर्व है, उसी को इंटीग्रेट किया जाता है, तो इसी को इंटीग्रेट करोगे और इसकी इक्वेशन आपको ऑब्वियसली गिवन होगी। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो अगर ये छत है तो बेस ये है, तो बेस से छत तक आपको स्ट्रिप्स बनानी है, क्या करना है, बेस से छत तक आपको स्ट्रिप्स बनानी है, तो बेस ये हो गया, छत ये हो गई, तो स्ट्रिप्स यूं बनेंगे,
ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें छत ऐसे होगी और बेस ऐसे होगा, तो फिर स्ट्रिप्स यूं बनेगी, फिर स्ट्रिप्स यूं बनेगी। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये dx मार्क कर दिया मैंने। तो नाउ देखो एक चीज और सुनो, आपको हमेशा जो फंक्शन है वो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप में लिखना है ना। तो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है तो इस फंक्शन को मैं y इज इक्वल्स टू रूट एक्स लिख सकता हूँ। वैसे तो मैं प्लस और माइनस रूट एक्स लिखूंगा, बट बिकॉज मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो मैं माइनस रूट एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात करूंगा मैं? ओनली प्लस रूट एक्स की बात करूंगा। तो ठीक है, लिखते हैं अपन नाउ एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ विल बी कैलकुलेटेड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट्स कैलकुलेट करो, लिमिट्स कैलकुलेट करो। बेस की लंबाई, बेस की लंबाई, तो बेस की लंबाई 0 से लेकर और a तक जा रही है, तो लिमिट विल बी मार्क्ड एज फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट a। और उसके बाद फिर क्या है, चौड़ाई तो है dx और लंबाई क्या हो जाती है मेरी? y हो जाती है, y इंटू डी एक्स, या फिर यूं लिख सकता हूं मैं एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स क्या है यहाँ पे? y की वैल्यू तो होती है एफ एक्स, y की वैल्यू क्या है ये बेटा? रूट एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन 0 a रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब रूट एक्स को आप इंटीग्रेट करो, ये एक्स की पावर हाफ है, तो हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? हाफ प्लस वन, ऊपर भी एंड नीचे भी हाफ प्लस वन। इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट, तो लिमिट लगाऊंगा मैं 0 से लेकर a तक, तो इट विल बी x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, और नीचे भी तो एक 3/2 रहेगा, तो 3/2 क्या बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा। और कांस्टेंट पार्ट पर लिमिट की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लिमिट लगाएंगे सीधे वेरिएबल पार्ट पे 0 टू a। ठीक है, तो इट विल बी 2/3, और अब जब मैं लिमिट लगाता हूं तो x की अपर लिमिट लगा दी तो a की पावर 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट लगाऊंगा तो 0 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2 तो 0 हो गया, बचता है ओनली a की पावर 3/2। तो आंसर इज 2/3 a की पावर 3/2, एंड बिकॉज इट इज एरिया वी विल राइट स्क्वायर यूनिट्स। आंसर मैच करो। टू बाई थ्री ए की पावर 3/2 क्या? 14 बाय, ट्यूशन रॉन्ग पढ़ाई क्या? एक मिनट रुको। अरे x इक्वल्स टू 4 है, a कहां से पढ़ लिया हमने? हमने a कहां से पढ़ा? x इक्वल्स टू 4 है ना बेटा, x इक्वल्स टू 4 है, हम a की फॉर्म में चल रहे हैं, तो फिर तो आंसर मिसमैच होना ही है। तो दैट मीन्स ये लाइन क्या है? x इक्वल्स टू 4, लाइन कौन सी है? x इक्वल्स टू 4, तो ये 4,0 हो जाएगा, ये 4,0 हो जाएगा, तो हम a की जगह 4 मार्क करेंगे तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी 4। क्वेश्चन गलत पढ़ा है क्या हमने पूरा ही? एक मिनट, हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया फिर जल्दीबाजी में? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो ये तो क्वेश्चन ही कुछ अलग कर दिया आपने। हाँ? चलो कर दिया है तो उसका भी आंसर तो लिख दो एक बार, फिर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अभी करते हैं फिर से अपन। ये कहाँ से रीड कर लिया मैंने? कोई एग्जाम्पल रीड कर लिया शायद। 4, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो पहले, अब इतना ही कर दिया है तो 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 कैसे निकालोगे? आप पहले कर दो 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और फिर हाफ है नीचे, तो हाफ पावर का मतलब क्या होता है? रूट निकालना, तो 64 का रूट क्या हो जाएगा? 8। तो इट विल बी 2/3 इंटू 8, यानी कि 16/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। इस तरह का कोई जो क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 अब कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन रीड करता हूं मैं फिर से। आपको चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड लाइंस x इक्वल्स टू 1 है एंड x इक्वल्स टू 4 है। तो दो लाइंस हैं, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 4, और लास्ट में x एक्सिस। तो पहले तो फिगर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो कर्व बना देता हूं मैं। कर्व तो वही सेम ही बनेगा,
लाइक दिस। और उसके बाद x इक्वल्स टू 1 मान लो, मैं लाइन यहाँ मान लेता हूँ x इक्वल्स टू 1, और थोड़ी सी दूरी पे फिर x इक्वल्स टू 4 यहाँ मान लेता हूँ x इक्वल्स टू 4। फाइन, ये तो है भाई x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, ये है x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन। कर्व वही है पहले वाला, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, जिसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू रूट x। ठीक है, चलो तो अगर ये वाली लाइन x इक्वल्स टू 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोलो, 1, 0, और इसके क्या हो जाएंगे, ये x इक्वल्स टू 4 है तो 4, 0, और ये इस पॉइंट के तो 0, 0 है, ये तो O है ही सही हमारा। ठीक है, अब सुनो, आपको चाहिए क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए लाइन, आप हाईलाइट करके देख लिया करो ये लाइन, फिर दूसरी लाइन भी चाहिए आपको, फिर आपको शायद एक्स एक्सिस भी चाहिए, और फिर आपको पैराबोला भी चाहिए। तो ये जितना भी मैंने ब्लू मार्क कर दिया, इससे कौन सा रीजन जो है, कौन सा रीजन है जो बाउंडेड हो रहा है। और फिर उसने ये भी कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, नहीं ऐसा उसने नहीं कहा। हाँ, हमारे नहीं है, आपके क्या है? अच्छा, इसमें प्रिंटेड नहीं है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने पूछा है। तो अगर वो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ना कहे ना बेटा, तब तो कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है, ध्यान से देखो, ये पूरा एरिया बाउंडेड हो रहा है इन दो लाइंस और एक्स एक्सिस और इसके बीच में। भाई एक्स एक्सिस और इस पैराबोला के बीच में ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया भी है, और एक्स एक्सिस इस पैराबोला के बीच में नीचे वाला एरिया भी है। तो अगर ये इसको नहीं क्लियर करेगी कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों एरिया काउंट होंगे। बट उसने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर मेरा एरिया जो है ये वाला मार्क होगा, दिस वन। ये बात समझ में आई सबको? तो इसके जो एंड पॉइंट्स है उसको मैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं। क्या नाम दूं? A B C D नाम दे देता हूं। A B C D। अच्छा, C D मार्क करने का मतलब ये नहीं है कि C और D के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, किसी क्वेश्चन में चाहिए होंगे, किसी में नहीं चाहिए होंगे। अभी नहीं चाहिए हमको, अभी हमको केवल और केवल A और B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो हमारे पास हैं। तो वो केवल मैंने रीजन बाउंडेड करने के लिए C और D मार्क किया, उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने हमको इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो देखो लिमिट कहां से कहां होगी, 1 से लेकर 4, और इस रीजन की जो छत है वो पैराबोला है और बेस है वो एक्स एक्सिस है। तो पैरा छत से और बेस तक मैं वर्टिकल स्ट्रिप से काम चलाऊंगा। तो ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लगा दी, जिसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या मान लेंगे अपन, dx। चलो निकालते हैं हम जल्दी से एरिया। नाउ एरिया का नाम बताओ, A B C D एंड स्टार्टिंग पॉइंट वापस लिखना है A। विल बी कैलकुलेटेड एज डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 1 से लेकर 4, और वही fx dx। अगर चौड़ाई स्ट्रिप की अगर आपने वर्टिकल ली है तो चौड़ाई dx है, तो उसके हिसाब से fx आएगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है तो उसकी चौड़ाई dy होगी, और उसके साथ fx नहीं लगेगा, क्या लगेगा, fy लगेगा। ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या होती है, y के बराबर होती है। y क्या है, रूट x इंटू dx। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, आप अगर कंफ्यूज हो ना कभी भी, तो आप ऐसे लिख दिया करो, fx की जगह y लिख दिया करो, वो ज्यादा मेरे हिसाब से समझ क्रिएट करेगा, y dx। और अगर आपने उस तरह से एरिया निकाला है तो x dy, या तो चलेगा y dx या चलेगा x dy। अब क्या है, आपको केवल y की वैल्यू पुटअप करनी है, और y की वैल्यू जो है आपने ऊपर से नोट डाउन कर रखी है, रूट x। ठीक है, तो y dx से करो तो उससे ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो उसका इंटीग्रेशन वही x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, और लिमिट 1 से लेकर 4। चलते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, और x की पावर 3/2 पे लिमिट लगा दो 1 से लेकर 4। तो 2/3 तो बाहर है ही, x की पावर x की वैल्यू 4/4 रखेंगे अपर लिमिट, 4 की पावर 3/2, और x की वैल्यू फिर लोअर लिमिट 1 रखेंगे, 1 की पावर 3/2। x की 4 की पावर 3/2 अभी अभी मैंने सॉल्व करके बताया था आपको, क्या आया था, इट वाज 64, और उधर क्या हो जाएगा 1। तो 64 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 63। सो इट विल बी 2/3 इंटू 63, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 21। अभी भी नहीं आ रहा, 21 इंटू 2 कितना आ रहा है हमारा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर 64 क्यों कह रहे हो, 8 बोलो ना। ठीक है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, 4 की पावर 3/2 क्या सॉल्व करी थी, तो आप कह रहे हो 64, तो मैंने भी लिख दिया 64 मैंने भी दिमाग नहीं लगाया, भरोसा कर लिया, बट 8 है।
इंटू 7, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक ही जगह दो क्वेश्चन हो गए हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वैरायटी मिलती रहेगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, अगेन देखो एक राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला है और अगेन दो लाइंस हैं और एक्स एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसको तो मैं रफली यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ बेटा, क्योंकि सेम सिमिलर पहला वाला क्वेश्चन है ये बन गया पैराबोला। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन और x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन और फर्स्ट क्वाड्रेंट कह ही रहा है, तो दिस एरिया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलो हाँ बताओ। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था मतलब उसमें लाइन की इक्वेशन तो बस लिमिट्स के लिए आई थी कि अपने को लिमिट पता चल जाए। लाइन की इक्वेशन उसने इसलिए दी थी ताकि हमको ये पॉइंट, हाँ लिमिट पता चल जाए, लोअर लिमिट अपर लिमिट देने बताने के लिए वो कुछ ना कुछ हिंट देगा, कभी डायरेक्टली देगा कभी इनडायरेक्टली देगा। तो जैसे इसने लाइन की इक्वेशन दे दी ना, तो वहां से मुझे हिंट मिल रहा है कि आपको लिमिट क्या लेनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। कई बार लाइन की इक्वेशन नहीं भी दे देगा, कुछ और हिंट दे देगा, उससे भी पकड़नी पड़ेगी कि लोअर लिमिट क्या है अपर लिमिट क्या है। आएंगे ऐसे क्वेश्चन। और सर जैसे कभी कभी अपन लाइन की इक्वेशन को एरिया के लिए भी तो लेते, जैसे अपन ने कल लाइन की एग्जांपल में इक्वेशन लिया था। इंटीग्रेट तब होगी जब लाइन खुद छत में आ रही हो। अभी ये जो लाइंस हैं ये दीवारों में आ रही है, इस रीजन के दीवारों में आ रही है, तो दीवार को कभी इंटीग्रेट नहीं करते, मुझे छत को इंटीग्रेट करते हैं। अगर यही लाइन कल को ऐसे आ जाए, यस सर, ऐसे छत में आ जाए, तो अब लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो छत है उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर चाहे से वो लाइन हो फिर चाहे से वो कर्व हो। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3√x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 3√x। चलते हैं, तो अब इस बार एरिया कैसे निकालोगे आप? डेफिनेट इंटीग्रल 2 से लेकर 4 और 3√x है तो 3 को तो ले लो बाहर और √x को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो 3 को बाहर ले लिया हमने, √x को अभी इंटीग्रेट किया ही था, क्या आया था? 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट लगाओ केवल वेरिएबल पोर्शन पे, 2 से लेकर 4, 3 से 3 हुआ कैंसिल आउट और x की पावर 4 रखोगे आप यहाँ पे, 2 बाहर रख लो, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 क्या होगा बेटा? 8। एंड व्हाट इज 2 की पावर 3/2? तो 2 क्यूब का रूट यानी 2√2, 2 क्यूब का रूट करना है तो क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 और बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 और बाहर निकाल दूं तो क्या आंसर आएगा? 4 और अंदर क्या बचेगा? 4 माइनस √2। मैच करो आंसर, 4 इंटू 4 माइनस √2। कॉमन नहीं लिया तो 16 माइनस 4√2, वापस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 4 4 जा 16। ठीक है जी, 4 हाँ इधर ही करा दो या आप कॉमन ले कैसे भी करा दो, कुल मिला के 16 माइनस 4√2, अगर कॉमन ना लें तो, और कॉमन ले तो 4 इंटू 4 माइनस हो जाएगा। ये इजी है, सेम बिल्कुल सिमिलर सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। पढ़ते ही पता चल जाए अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। किसको पकड़ते हैं अपन? इसको पकड़ते हैं। स्क्वायर के अलावा जो लीनियर टर्म है उसको पकड़ो। y आ रहा है अपवर्ड फेसिंग, माइनस y आ रहा है डाउनवर्ड फेसिंग, x आ रहा है राइटवर्ड फेसिंग, माइनस x आ रहा है लेफ्टवर्ड फेसिंग। तो y आ रहा है यहाँ पे, तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद देखो और कौन कौन सी लाइंस है हमारे पास? y इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 4 है, तो अब की बार जो है x एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनानी है और साथ में कॉम्बिनेशन किसका रख दिया? y एक्सिस। केस नंबर 2 बन गया। कल इंट्रोडक्शन में 3 केस बताए थे, केस नंबर 1 तो हो गया, अभी केस नंबर 2 बन गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको निकालना है, ऐसा उसने कहा। चलो, तो अब की बार अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाना है आपको, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ऐसे बने। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो मैं इधर की बात करूंगा ही। ठीक है, हाँ जी, इक्वेशन क्या गिवन है आपको पैराबोला की? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, अब इसको x इक्वल्स टू fy लिखना है या y इज इक्वल्स टू fx लिखना है, वो अभी मत डिसाइड करो। अभी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y लिख दिया इसको। ठीक है, अब उसके अलावा उसने कौन सी लाइंस ड्रॉ करवाई आपसे?
y इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 4। तो y इज इक्वल्स टू 2 जो है कुछ ऐसी लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल, और y इज इक्वल्स टू 4 उसके ऊपर होगी। यस और नो? y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू। तो इन लाइंस की इक्वेशन से मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। इसको क्या कह सकता हूं मैं? 0,2 और ऊपर वाले को 0,4। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब सुनिए, उसने कहा, मैं एक बार ब्लू मार्क कर रहा हूं, उसने कहा y एक्सिस लो, ये ले ली मैंने y एक्सिस। उसने कहा ये वाली लाइन लो, ये ले ली मैंने ये वाली लाइन। फिर उसने कहा ये वाली लाइन भी लो, ये भी ले ली मैंने। और फिर उसने कहा पैराबोला। तो आप देखो इन सारे ब्लू मार्किंग से कौन सा एरिया एंक्लोज्ड हो रहा है? दो एरिया एंक्लोज्ड हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। बट उसने क्या कहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया एंक्लोज होगा? दिस, सॉरी नीचे तक नहीं, ऊपर तक, यहां तक ये वाला एरिया एंक्लोज होगा। पहले मार्क कर देता हूं इसको ABCD से। तो लेट्स मार्क इट A, ये वाला पॉइंट ले लो A, ये वाला पॉइंट ले लो B, ये वाला पॉइंट ले लो C एंड ये वाला पॉइंट ले लो D। ठीक है, अब आप देखो इस एरिया में छत का काम कौन कर रहा है? इस एरिया में छत का काम कौन कर रहा है? ठीक है, एक चीज और, लाइन। हाँ लाइन कर रही है। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। जैसे पहला वाला एरिया कुछ ऐसे था, ठीक है? तो पहले वाले एरिया में अगर छत का काम ये कर्व कर रहा था, तो दीवारों का काम स्ट्रेट लाइंस कर रही थी, यस और नो? तो दीवारों का काम हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइंस ही करनी चाहिए। दीवारों और बेस का काम, मतलब तीन तरफ से तो स्ट्रेट लाइन चाहिए ही चाहिए, केवल एक तरफ से कर्व चाहिए और वो छत होनी चाहिए। समझ में आई बात? अब अगर सुनो, जिसने भी लाइन बोला वो ध्यान से सुनो। अगर आप इसमें लाइन को छत मान लें और आप स्ट्रिप्स यूं बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है, दीवारों का काम कर्व कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना? इसीलिए अपन इस क्वेश्चन में छत इस लाइन को मानेंगे ही नहीं, छत मानेंगे इस कर्व को। इसको मानेंगे, इस कर्व को, और बेस मानेंगे इसको। अब देखो दीवारें जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी ना। दैट मीन्स मैं जो वर्टिकल स्ट्रिप्स बना रहा था, इस केस में मैं वो स्ट्रिप्स कैसी बनाऊंगा? हॉरिजॉन्टल, जिसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी? dy। ठीक है, अब जब मैंने इसको dy लेंथ ले ली है तो लंबाई x लूंगा। जब मैं dx विड्थ ले रहा था तो लंबाई y ले रहा था, y dx। जब मैं dy विड्थ ले लूंगा तो लंबाई क्या लूंगा? x। तो x dy चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स इस इक्वेशन से आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से आपको x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√y। अच्छा, ये तो अभी देखो छोटे मोटे ग्राफ्स आ रहे हैं तो मैं यहीं के यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्चुअली इसको कैलकुलेट करके आपको नीचे कैलकुलेट करना है कि वी आर गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एज x स्क्वायर इक्वल टू 4y व्हिच विल गिव मी x इक्वल्स टू 2√y। ठीक है, ये स्टेप्स वगैरह सब आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना? x इक्वल्स टू 2√y में जो मिल गया। चलो अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द रीजन क्या हो? हाँ बताओ सर, जैसे यहाँ पे जो अपन स्ट्रिप्स लेते हैं वो सारी सेम लेंथ की तो नहीं होती, तो फिर थोड़ा बहुत एरर तो आता ही होगा ना एरिया में। बेटा। ये स्ट्रिप इतनी पतली है, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने कहा है। ये स्ट्रिप इतनी पतली है कि ये इसमें लेंथ, आप अगर कहो कि सर इसकी लेंथ ज्यादा इसकी लेंथ कम है, ये इतनी पतली है कि एक रेक्टेंगल का रूप लेके बैठी है, जिसकी लंबाई तो हो जाएगी ये, चौड़ाई हो जाएगी। तो आपने dy अगर लंबाई लिए तो चौड़ाई x हो जाएगी। और ये इनफाइनाइट स्ट्रिप्स है। ये अपन ने लिमिट ऑफ ए सम में सीखा था डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि अपन बहुत पतली, बिल्कुल टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो विड्थ की अगर स्ट्रिप्स ले लेते हैं तो वो आपको करीब करीब, और उन सबको सम कर देते हैं तो वो करीब करीब आपको पूरा एरिया दे देता है। ठीक है, क्लियर? ओके सर। हाँ, और ये लिमिट कहां से चलेगी? अब सुनो, जब मैं dx में लिमिट चला रहा था और dx की विड्थ की स्ट्रिप्स ले रहा था तो लिमिट x एक्सिस पे चल रही थी। अब जब मैं dy विड्थ की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बना रहा हूं तो जो लिमिट चलेगी अब उल्टी चलेगी, y एक्सिस पे चलेगी। अब x एक्सिस पे कोई लिमिट नहीं चलेगी, कहां से चलेगी? y एक्सिस पे चलेगी। तो कहां से कहां चलेगी? 2 से लेकर 4 तक। कहां से कहां चलेगी? 2 से लेकर 4। तो आंसर हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4। और पहले y dx लिखा था, अब क्या लिखूंगा? x dy। क्या लिखूंगा? x dy। और x की वैल्यू मैंने निकाल ही ली है कर्व की इक्वेशन से। कितनी आई?
2√y, तो 2 को तो ले लेता हूं बाहर, √y dy। अब इसको बिल्कुल वैसे के वैसे इंटीग्रेट कर दो जैसे अगर ये मान लो √x dx होता, ये √x dx होता तो जैसा इंटीग्रेशन होता वैसे। अभी मैं इसमें p0 लगा दूं और डमी वेरिएबल से इसको √x dx नहीं बना सकता हूं क्या? बना सकता हूं ना, डमी वेरिएबल लगा के √x dx बना सकता हूं ना। तो √x dx बना दूंगा तो जैसे √x dx इंटीग्रेट होगा वैसे ही तो होगा। तो वो प्रॉपर्टी में घुसे हैं, फिर डमी वेरिएबल लगाएं, इतना सब कुछ नहीं करेंगे अपन। इसका आंसर ही बस इसको अपन इमेजिन कर लेंगे कि तू y नहीं तू x है, और x होता तो मैं क्या करता, वही काम मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो √x dx होता अगर ये, तो इसका इंटीग्रेशन अभी ऊपर ही करके आए, क्या हो जाता 2/3, x की पावर 3/2 होता, लेकिन x नहीं है, अभी हमारे पास क्या है y की पावर 3/2, और लिमिट्स किस पे लगा दूंगा मैं, इसी पे लगा दूंगा। तो इसका आंसर तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम ही आ रहा है शायद। अच्छा अच्छा, वहां पे 3 था, ठीक। हाँ तो 4/3, अच्छा इसमें 3 नहीं करता, 4/3, और अंदर जो है 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, लिमिट्स रखी जब मैंने, तो 4 की पावर 3/2 तो होती है 8, और 2 की पावर 3/2 होती है 2√2। ठीक है, अभी भी सॉल्व भी किया था, तो या तो इसी फॉर्म में आंसर होगा, कॉमन लेने में वो विश्वास नहीं रखता, तो नहीं तो 2 और कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई कर दिया, चलो कर दो मल्टीप्लाई, 4/3 इंटू 8 32/3 माइनस 8/8√2/3, दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स, इतने स्क्वायर यूनिट्स आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? एलसीएम ले लो, क्या फर्क पड़ता है। Okay, students, question number 4th. Let's read out the question. Find the area of the region bounded by this ellipse. इस ellipse के अंदर का एरिया बता दो, ये क्वेश्चन है आपसे, है ना। इस ellipse के अंदर का एरिया बता दो, तो ellipse ड्रॉ करना आना चाहिए सबसे पहले। लेट्स ड्रॉ एन ellipse। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं अपन ellipse। अपन ellipse जब ड्रॉ करेंगे हर एक क्वेश्चन में, तो अपन एक काम करेंगे, अपन ओरिजिन को, ellipse का जो ओरिजिन है, इलिप्स का जो सेंटर है, वो अपन ग्राफ के अंदर ओरिजिन को मार्क करेंगे, हर एक क्वेश्चन में अपन यही काम करेंगे। ठीक है ना। वैसे ऐसा फिक्स नहीं होता कि वो सेंटर होता है, लेकिन एरिया सेम आएगा। मान लो इलिप्स को मैं शिफ्ट कर दूं इधर, तो भी करके बताता हूँ। लेट्स से कि इलिप्स कहाँ दिख रहा है मुझे, लेट्स से दिस इज माय इलिप्स। अब आप ये देख लिया करो कि एक्स के नीचे बड़ा नंबर है क्या, तो फिर ऐसे चौड़ाई में बनेगा हॉरिजॉन्टल, और एक्स के नीचे छोटा नंबर है तो ऐसे वर्टिकल बनेगा ना, वो पहले ही देख लिया करो। तो लेट्स से कि ये इलिप्स है मेरा, ऐसे चौड़ाई में बनेगा। अब सुनो, तो कोई बच्चा कहेगा कि सर इसका जो सेंटर है इलिप्स का, वो ओरिजिन ऐसा तो गिवन ही नहीं है, तो आप क्यों मार्क कर रहे हो, मतलब आप ऐसा ही क्यों इलिप्स बना रहे हो। आप ऐसा भी तो इलिप्स बना सकते हो, ऐसा, ऐसा भी तो इलिप्स बना सकते हो आप। तो आप सेंटर को ओरिजिन पे क्यों रख रहे हो, मुझे बता। उधर बनाऊं, इधर बनाऊं, किधर भी बनाऊं, किधर भी बना लूं, एरिया तो सेम आएगा, एरिया तो सेम आएगा ना। तो क्यों ना मैं मेरी सहूलत से बनाऊं, जिससे मेरे को एरिया निकालना आता है। अभी इस तरीके से मुझे एरिया निकालना ही नहीं आ रहा है, ये निकालूंगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकलेगा। समझ रहे हो बात को भाई। एक ट्रायंगल, उसका एरिया निकालना है, तो आप उसको उधर रख के रखो तो भी एरिया सेम है, इधर रख के रखो तो भी सेम है। आपका अगर इधर रखने से जल्दी आ रहा है तो इधर रख के करो ना, क्लियर है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लेंगे कि इस इलिप्स का जो सेंटर है वो हमारा ओरिजिन हो जाए। ठीक है जी। अब इस इलिप्स की अगर इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 9 इक्वल टू 1। ठीक है, देखो हमारी इलिप्स की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स है क्या, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। मैं 16 एंड 9 को लिख देता हूं 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। और इस जगह मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। मुझे बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो आती है अपने को इलिप्स की इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
और स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूं तो यू कैन सी ए की वैल्यू क्या आ जाती है 4 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाती है 3. तो व्हेन वी कंपेयर these two equations I will get a की वैल्यू 4 and b की वैल्यू 3. तो a तो किस पे होगा x एक्सिस पे और b किस पे होगा y एक्सिस पे. कल आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था a क्या होता है. a होती है इस एलिप्स में ओरिजिन से लेकर इसकी ये वाली बाउंड्री की लंबाई, ये a है. और ये जितनी राइट वर्ड होती है उतनी ही लेफ्ट वर्ड होती है, तो ये भी a है. और b क्या होती है ओरिजिन से ऊपर और नीचे इसकी लंबाई, तो ये जितनी ऊपर होती है उतनी नीचे भी होती है. तो अगर ये लंबाई a है, अगर ये लंबाई a है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 1,0. लेकिन इस केस में ये लंबाई 4 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 4,0. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो ना -4,0. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब ये लंबाई 3 है 0,3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,-3. ठीक है. और ये हमारा ओरिजिन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब आपको इस एलिप्स का एरिया निकालना है और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई लाइन नहीं है उसके बीच का एंक्लोज, कोई एक्स एक्सिस कोई वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है. आपको सिंपली क्या करना है इस एलिप्स का एरिया निकालना है पूरा. अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये जितना राइट वर्ड होता है जितना उतना ही लेफ्ट वर्ड होता है और जितना ये ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये चारों पार्ट्स बराबर होंगे. पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4. होंगे होंगे कि नहीं होंगे. तो क्यों मैं नेगेटिव एरिया निकालूं फिर मॉडुलस लगाने के चक्कर में पड़ूं. मैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा जो मुझे बिल्कुल आसान लगता है और उसको क्या कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, समझ में आई बात. तो अगर ये चारों एरिया बराबर हैं तो मैं इसको भी A1 मार्क कर देता हूं, इसको भी A1 मार्क कर देता हूं, इसको भी A1 मार्क कर देता हूं एंड इसको भी A1 मार्क कर देता हूं. और मैं एक लाइन लिखता हूं कि सिंस, अच्छा उससे पहले एक चीज और सोचो, ये चीज पहले ही सोच लो कि जब आप A1 का एरिया निकालेंगे तो आप इस एरिया में अब आप दोनों काम कर सकते हो. चाहो तो आप एक्स एक्सिस को बेस मान के ऐसे बना सकते हो या फिर वाई एक्सिस को बेस बना के आप ऐसे भी मान सकते हो. जैसे भी आप चाहो, दोनों एक ही बात है आपकी बात, क्योंकि छत का काम तो हर हाल में यही कर्व ही कर रहा है. फिर चाहे से आप बेस को ये वाली वाई एक्सिस बना लो या एक्सिस. तो जब हमारे पास ऑप्शन है तो अपन एक्स एक्सिस पे ही चलते हैं फिर तो. ठीक है, तो इसको बेस मानूंगा तो स्ट्रिप में यूं बना दूंगा और स्ट्रिप अगर यूं बना दूंगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगी dx. तो लेट्स से ये हो गई इसकी चौड़ाई dx. और अगर चौड़ाई dx है तो लंबाई क्या हो जाएगी y. दैट मीन्स इस कर्व की इक्वेशन से आपको y की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, y की वैल्यू भी हम कहां से निकालेंगे, जो छत है उसकी इक्वेशन से. कहां से निकालेंगे y की वैल्यू, जो छत है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी इक्वेशन से अपने को y की वैल्यू निकालनी है. तो इसकी इक्वेशन ये गिवन है ऊपर, यहां से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे. देखो मैं नीचे निकालता हूं, x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 अगर गिवन है तो यहां से देखो वाई स्क्वायर बाई 9 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16. को फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है 9 को उधर भेज दो और अंदर एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाता है 16 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, सही कर रहा हूं. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, y की वैल्यू क्या हो गई बोलो, इस पूरे का रूट. तो 9/16 का रूट तो 3/4 होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करूंगा नहीं, और अंदर वाले का तो 3/4 होल रूट ऑफ 16 माइनस. ये y की वैल्यू आ गई. क्लियर है सभी को. अब मैं एक चीज लिखता हूं, here since the ellipse is symmetric का मतलब होता है बराबर, है ना. since the ellipse is since the ellipse is symmetric in the 4 quadrants, चारों क्वाड्रेंट्स में वो सिमेट्रिक है या नहीं है. कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2 में होगा कि 3 में होगा, अभी चारों में है ना. सो टोटल एरिया जो है, एरिया ऑफ इलिप्स है, एरिया ऑफ द इलिप्स जो है जिसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूं,
वो 4a1 हो जाएगा। यस और नो? टोटल एरिया जो है मैंने हर एक पार्ट को a1 मार्क कर दिया, तो 4a1 हो जाएगा वो। और a1 मैं निकाल सकता हूँ, 4 को मैं 4 ही रख देता हूँ, और a1 निकालने का तरीका है, अब देखो लिमिट कहां से कहां लेंगे, चलते हैं। तो अगर आप इस एरिया को निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें अगर आपने छत ये मान ली, तो लिमिट हमेशा बेस में होती है, तो 0 से लेकर 4 तक होगी, 0 से लेकर 4 तक होगी। समझ में आई बात? तो 0 से लेकर 4 और y dx, 0 से लेकर 4 y dx। और y की वैल्यू इसलिए मैं पहले निकाल के आया था, क्या निकाली हमने? y की वैल्यू 3/4 इंटू रूट ऑफ, क्या निकाली थी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो 3/4 तो बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 3/4 तो आ गया बाहर, 4 से 4 कट भी गया, और ये बच जाता है 0 से लेके 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी लग रही है, रट लो इसको, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाली कल भी लगाई थी हमने एग्जाम्पल में, सारे क्वेश्चन में यही लगेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। आइडेंटिटी क्या थी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2, ये की यही चीज, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। हर एक क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी लगेगी बिल्कुल इस एक्सरसाइज में। ठीक है, क्लियर है? चलो ये वाली आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 तो बाहर है ही सही, 3 के बाद मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि अब सॉल्यूशन हो ही रहा है सारा। सबसे पहले x/2, तो x/2 लगा दिया, फिर ये की यही चीज, तो ये की यही चीज भी लगा दी, फिर प्लस a²/2। a क्या है, हम 16 को, मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो a²/2 यानी वही 16/2 ही हो जाएगा, 4²/2, a²/2 यानी कि 4²/2, और उसके आगे साइन इनवर्स x/a, x/a क्या है, 4 है। सॉल्व हो चुका है सारा, तो 0 से 4। ठीक है, अब आप लिमिट रख दो 3। सबसे पहले आप सुनो, 4 रखोगे तो हमेशा देखो इसके अंदर रख के देखो, पहले ये 0 बन गया, बना नहीं बना, 16 माइनस 16 का स्क्वायर 0 बन गया, तो हम इसको तो 0 लिख देते हैं, प्लस प्लस, अब 4 यहां रखना जरा, तो ये देखो 4²/2 तो क्या हो जाएगा, 16/2 क्या हो जाएगा, 8, तो ये तो जाएगा 8, और आगे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1, साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस, अब रखो आप लोअर लिमिट, तो जब आप 0 रखोगे तो भी ये तो 0 बनेगा, क्योंकि अब मैं 0 यहाँ नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ, तो 0/2 आप अपनी सहूलियत से कहीं पे भी पहले रख के उसको 0 बनाओ ना, 0 और बीच में क्या है प्लस, और फिर आगे चलो। अब आप 0 यहाँ रखोगे तो 4²/2 तो कल भी 8 ही था, साइन इनवर्स, लेकिन 0/4 0 हो गया, तो साइन इनवर्स 0 लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 8 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, और फिर माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, ये अगेन 0 हो गया, तो 8 इंटू π/2 यानी कि 4π इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4π, दैट मीन्स 12π स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। मैच करो पीछे से, 8 से 2 कट गया ना, 8 इंटू 0 0 हो गया, अगला 8 इंटू 0 0 हो गया, और ये वाला 8 2 से कट, देखना आंसर 12π स्क्वायर यूनिट्स। कोई अगर कहे कि नहीं न्यूमेरिक वैल्यू ही चाहिए, तो फिर 12 इंटू न्यूमेरिक वैल्यू लगा दो, पाई की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड 3.14। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही पूछता है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो 12π के फॉर्म में ही हो पीछे, 12π स्क्वायर इज द आंसर। समझ आया सभी को? बोलो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लिप्स। अब इसको होमवर्क मार्क कर दो या यूं ही सॉल्व कर लो जल्दी से। 4 से लेके 9 है, देखो 4 से लेके 9 यानी 2 का स्क्वायर
और 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, जैसे अभी ये हुआ था हमारा 4 इंटू इंटीग्रेशन 2 और 3, यानी कि 0 से लेके 2, भाई 2 और 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 रहा होगा और यहाँ पे 3 रहा होगा, तो मैं तो एक्स एक्सिस पे चल रहा हूँ ना, तो 0 से लेकर और 2, हाँ तो कोई बात नहीं ना, वो वाली है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। देखो भाई देखो, फिगर बस ऐसे खड़ा बन जाएगा, बाकी फर्क क्या पड़ेगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। फिगर में एलिप्स ऐसे बन जाएगा, देखो बस, ठीक है। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई 4, पढ़ के बताओ आगे, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर के नीचे 2 का स्क्वायर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -2,0, और वाई स्क्वायर के नीचे 9 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-3। तो वही सिमेट्रिक है चारों तरफ, तो आप बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में से एरिया निकालो और 4 से गुणा कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे तो 0 से लेकर और 2 तक तो लिमिट जाएगी, और वही इसका जो कर्व है उसमें से वाई की वैल्यू निकाल देना। बोलो प्रगति, ठीक है। चलो तो निकाल लेते हैं, 0 से लेके 2 है ना, और यहां से वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से वाई की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। नहीं जरूरी नहीं है ना बेटा, आप चाहो तो यूं ले लो, आप चाहो तो यूं ले लो, जरूरी क्या है। हाँ वर्टिकली ले रहे हैं, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो तब लिया करो जब फाइनल ऑप्शन और कोई नहीं, कुछ बचा ही नहीं। अभी अब अगर मैं इसको बेस मान लूं तो ये छत बन के आ रही है ना, लॉजिक क्या कहता है कि जो भी एरिया है उसमें छत कर्व्ड होनी चाहिए, तो छत कर्व्ड हो रही है ना, अगर मैं इसको बेस मान लूं और मैं स्ट्रिप्स यूं बना सकता हूं, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9/4, 9/4 का मतलब हो जाएगा 3/2, तो 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब इंटीग्रेट करो फटाफट से, और सिमेट्रिक है तो 4 से गुणा कर ही दोगे, कर दोगे ना, तो एरिया फाइनल एरिया क्या आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2, और वाई की वैल्यू क्या आई है 3/2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 3/2 को बाहर ले लूंगा तो 2 से 2 कट के 2 3 जा 6 बचेगा बाहर, और इसको सॉल्व कर दो अब आप। सबसे पहले x/2 और ये की यही चीज, प्लस फिर a²/2 यानी 4/2 यानी 2 साइन इनवर्स और x/2, लिमिट कहां से कहां 0 से लेकर 2, ठीक है। चलो तो जब 2 रखूंगा तो ये 0, देखो जब 2 रखूंगा तो ये 0, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, 2 π/2 यानी पाई, 2 इंटू π/2, ठीक है, माइनस अब 0 रखूंगा तो ये भी 0, प्लस और यहाँ पे 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो ये भी 0, तो पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 इंटू पाई 6 पाई, देखना पीछे, क्लियर है, ठीक है जी क्लियर है। तो इसमें और इसमें कोई रत्ती भर फर्क नहीं है, केवल और केवल डायग्राम का फर्क है, डायग्राम बस इसमें ऐसा बना लेना ऐसे की जगह, क्योंकि x के नीचे वाला नंबर छोटा है और y के नीचे वाला नंबर बड़ा है, बाकी सॉल्व सारा वैसे के वैसे हो जाएगा। अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स निकालते हो तो एक आपको चेंजेस करना पड़ेगा, आपने जो इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली है वो y की वैल्यू ना निकाल के आपको क्या निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस ये आपको चेंजेस करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आंसर वो उससे भी वही आएगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनाएंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन करना है अभी 6th, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, लाइन देखो कौन सी दे रखी है x इक्वल्स टू √3y, और आगे क्या कह रहा है कर्व दे रहा है, सर्कल दे रहा है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले तो अपन सर्कल बना लेते हैं, सर्कल में भी होगा वही कि आप सर्कल का सेंटर ओरिजिन मान लोगे, कुछ भी मान सकते हो, तो हम ओरिजिन ही मानेंगे ताकि सिमेट्रिक चीजें बन जाए और हमको करने में आसानी है। तो लेट्स ड्रॉ ए सर्किल, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को सर्किल का रूप दे देते हैं, इसकी चौड़ाई, अच्छा सर्किल और एलिप्स में क्या डिफरेंस है कल बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, सर्किल और ये एलिप्स
इलिप्स सर्किल जो है, इलिप्स का ही पार्टिकुलर केस है। देखो इलिप्स क्या होता है, सेंटर से राइट और लेफ्ट सेम होता है और ऊपर और नीचे सेम होता है, लेकिन इसकी टोटल ऐसे ही जो लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट होती है। ये क्या होता है, चारों तरफ सेम होता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। यानी रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाने का जो डिफरेंस है वही इलिप्स से सर्कल बनाने, रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाने का जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है वो का वही जो है इलिप्स से सर्कल। तो मैं कह सकता हूँ सर्कल इज ऑल्सो एन इलिप्स, ईच सर्कल इज एन इलिप्स, बट ईच इलिप्स इज नॉट ए सर्कल। ठीक है, तो कुल मिला के इसको हम जब सर्कल का रूप देंगे तो इसकी चौड़ाई कम कर देते हैं और क्या, ये लो सर्कल बन जाएगा। ये चारों तरफ सेम कर दो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, बन गया ये सर्किल। ओके, अब सुनो, और उसके अलावा वो एक लाइन दे रहा है आपको। सर्किल तो बना देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो सर्किल की स्टैंडर्ड देखिए, जैसे इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इसकी इक्वेशन क्या है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, नहीं जिसमें सेंटर ओरिजिन हो जाए तो एच के खत्म हो जाते हैं, जिसमें सेंटर ओरिजिन हो जाए तो एच के खत्म हो जाते हैं, कल बताए थे दोनों तरीके। तो क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रह जाती है, बस एच और के खत्म हो जाते हैं। अब आप कंपेयर करो यहां से, तो यहां से कंपेयर करने पे आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई ना, आर की वैल्यू 2 आ गई। दैट मीन्स ये रेडियस 2 है, ये भी रेडियस 2 है, ये भी रेडियस 2 है और ये भी रेडियस 2 है। तो चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मार्क करो, 2,0 -2,0 -2,0 0,2 और 0, अरे इतना नहीं समझ में आता तो भाई आप एक काम करो, ये भूल जाओ, आप सर्किल की इक्वेशन याद ही नहीं है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म याद ही नहीं है आपको, एलिप्स की याद है। तो आप एलिप्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, मान लो ये 4 था, तो 4 से डिवाइड कराओ पूरी इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब तो ये एलिप्स की इक्वेशन बन गई। एक्स के नीचे भी 4 आ रहा है, वाई के नीचे भी 4 आ रहा है, तो यूं और यूं भी 2 होगा और यूं और यूं भी 2 होगा। जैसे अपन पहले इसके नीचे 9 आ रहा था तो यूं और यूं तो 3 ले रहे थे और यूं और यूं 2 ले रहे थे। अभी तो दोनों के नीचे 4 है, तो दोनों के नीचे 4 है तो यूं और यूं भी 2, यूं और यूं भी 2, तो वो भी सेम वही फिगर बनेगा जो ऊपर बना हुआ है। तो अगर आपको सर्किल की इक्वेशन याद नहीं भी आती है तो आप इसको इलिप्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करके भी डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, चलो इतना काम हो गया। अब बात करते हैं कि एक लाइन और दे रखी है, वो लाइन सबसे पहले तो बनेगी कैसे, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे बनेगी वो, है ना। तो सुनो लाइन की इक्वेशन क्या है, सुनना ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या इक्वेशन है, x इक्वल्स टू √3y। सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो y एज ए फंक्शन ऑफ x की तरह लिखोगे, तो हो जाएगा 1/√3x, यस और नो, 1/√3x, 1/√3x। और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन इन y, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो c तो 0 है, c तो 0 है, c 0 है, दैट मीन c क्या था, c क्या था, y इंटरसेप्ट था। यानी y इंटरसेप्ट पे ना तो वो 1 पे जा रही है ना -1 पे जा रही है, वो एग्जैक्टली ओरिजिन पे है। y इंटरसेप्ट c होता है और c की वैल्यू 0 है, दैट मीन y इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि वो लाइन y एक्सिस को 0 पे टच करती है, यानी ओरिजिन से जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। और कल शायद मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि y इज इक्वल्स टू कोई नंबर इनटू x हो, जैसे 2x हो, 3x हो, 4x हो, -7x हो, कुछ भी x हो, तो वो हमेशा ओरिजिन से जाएगी। अगर आगे प्लस में कुछ है तब वो ओरिजिन से नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीज वैसे भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। और यहाँ पे ये क्या होता है, स्लोप, तो आप चेक कर सकते हो m क्या है, 1/√3। तो ध्यान से सुनो, c तो यहां से मैंने सॉल्व किया तो c तो आया 0, यानी कि ओरिजिन से जाएगी, और m क्या आया 1/√3, और 1/√3 पॉजिटिव है। तो जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन एक्यूट एंगल बनाती है कि एब्ट्यूज एंगल बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती है। तो आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है
जो ओरिजिन से तो पास हो और एक्यूट एंगल बनाए, तो कौन सी बड़ी बात है इसको बनाना? कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है, तो बना दो। देखो, ओरिजिन से तो पास हो, ओरिजिन से तो पास हो और क्या बनाए? एक्यूट एंगल बनाए। तो ये ओरिजिन से पास हो रही है और एक एक्यूट एंगल बना रही है लाइन, बताओ। अब मुद्दा ये होगा कि सर इस लाइन को ऐसे बनाए तो थोड़ा सा और झुका दें, तो भी बन सकती है। थोड़ा सा और झुका दें तो भी बन सकती है। तो एग्जैक्ट कैसी बनाए? तो एग्जैक्ट कौन सा आप ग्राफ में बना रहे हो? आप तो पेपर पे ही बना रहे हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन में तो मैं एग्जैक्ट भी बना सकता हूँ, चाहूं तो इस क्वेश्चन में बना सकता हूँ, अगले की गारंटी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि स्लोप ऐसा आ रहा है, स्लोप ऐसा आ रहा है जो टेन में कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा 1/√3 में स्लोप रखूं तो थीटा 30 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बना रही है वो? कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का लगभग लगभग एंगल आपको बनाना है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको लगभग लगभग 30 डिग्री बनाना है। तो करीब करीब ये जो मैंने लाइन बनाई है करीब करीब ऐसी लाइन रही होगी, ठीक है। अब 30 डिग्री भी नापने मत चले जाना, ठीक है। और एक्चुअली अगर आप 30 डिग्री ना बना के इसको 60 डिग्री तक का भी बना देंगे ना, तो भी कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफ में नहीं बना रहे। आप ऐसा भी बना दोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, ठीक है ना। कुल मिला के मुद्दा यह है कि एक्यूट एंगल बनना चाहिए, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन से पास होनी चाहिए, ऐसी लाइन आपको बनानी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब वो 30 डिग्री बना रहा हूँ तो काफी छोटा सा एरिया बन रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है 45 डिग्री हो, कितना भी हो, मुझे क्या मतलब। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आपको एरिया चाहिए इस लाइन का। पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इसको और इसको मार्क कर देता हूं। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी लाइन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इतनी ही लाइन है, तो बाकी लाइन ड्रॉ क्यों करूं? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना सर्किल है? इतना ही सर्किल है। तो ये एरिया होता, बट इसने क्या कहा? एक्स एक्सिस के साथ। इसने क्या कहा? तो एक्स एक्सिस के साथ है, तो फिर मैं ये वाई एक्सिस वाली भी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे बताओ कौन सा एरिया मार्क होगा? ये वाला एरिया मार्क होगा। और ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कल वाला एग्जाम्पल जो हमने किया था, ठीक है। अब इस बेस को इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, देखो टाइम हो गया। चलो ये देख लो बस कि इस बेस को अगर मैं, इसको अगर मैं बेस मानूं, इसको अगर मैं बेस मानूं, तो इसकी जो छत है वो एक जैसी नहीं है। वो इसकी छत यहां से लेके यहां तक तो लाइन के रूप में है, और इसकी छत यहां से लेके यहां तक कर्व की फॉर्म में। तो मैं लाइन को इंटीग्रेट करूं या कर्व को इंटीग्रेट करूं, मुद्दा गहरा है। तो मैं क्या कर दूंगा? इसकी छत को डिवाइड कर दूंगा। यहां से लेके यहां तक तो लाइन इंटीग्रेट होगी इस एरिया के लिए, और इंटीग्रेशन छोड़ो, ये तो एक ट्राइंगल है, आप चाहो तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अपन इंटीग्रेशन ही करेंगे। और अब मैं प्रूव करके मतलब क्रॉस वेरीफाई करके बता दूंगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी उतना ही आ रहा है और इंटीग्रेशन से भी उतना ही आ रहा है। और इसका एरिया निकालने का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो यहाँ तो इंटीग्रेशन लगेगा ही लगेगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए इसकी इक्वेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? दोनों ही केस में बेस मेरी जो है वो एक्स एक्सिस पर आती है, तो दोनों ही केसेस में जो स्ट्रिप्स बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्टिकल बनेगी, जिसका अपन विड्थ क्या ले सकते हैं? dx ले सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो में से देख लेना, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, ठीक है ना। और फिर बस यही क्वेश्चन कराएंगे, बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है। तो let's divide this area into two parts. Let's divide this area into two parts. डिवाइड करने के बाद क्या होगा? अब अपने को पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। तो अगर मान लो ये पॉइंट है O, और इस पॉइंट को ले लूं अगर मैं A, इस पॉइंट को ले लूं अगर मैं B, और इस पॉइंट को ले लूं अगर मैं C, तो क्या होगा? देखो, इसको हाल फिलहाल में यहाँ लिख देता हूं, नीचे सॉल्व कर ही दिया था, इसको ना भी लिखें तो चलेगा। इस पॉइंट को अगर मैं ले लूं B, ठीक है। तो फाइनली तो मुझे एरिया निकालना है O A B O, बट उसको दो पार्ट्स में निकालेंगे।
पहला पार्ट हो जाएगा OCBO, अगर कर्व माने तो उसको OCBO लिख सकते हैं, ट्राइंगल की नजरिए से देखें तो उसको ट्राइंगल OBC भी लिख सकते हैं। और दूसरा एरिया CABC, ये एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, इसमें कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, इसमें लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। चलो करते हैं। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं, देखो, और ये भी डाल दो कि यहां पर भी जो है वर्टिकल स्ट्रिप्स बन रही हैं और यहां पर भी वर्टिकल स्ट्रिप्स बन रही हैं, दोनों जगह वर्टिकल स्ट्रिप्स ही बन रही हैं। dx इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। यहां पर भी dx क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो dx चौड़ाई हो जाएगी, तो लंबाई क्या ले लूंगा मैं, y। तो y इंटू dx की मदद से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। ओके, इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दो, क्या थी, y इज इक्वल्स टू 1/√3। चलते हैं आगे। तो सो नाउ एरिया निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो। तो मैं इसको वापस थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चलो देखो, तो एरिया निकालते हैं। नाउ आपसे पूछा था फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, राइट, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो नाउ एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रिक्वायर्ड वो एरिया है, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, OABO। OABO ये लिख सकता हूं मैं। तो एरिया OABO विल बी इक्वल टू एरिया OABO विल बी इक्वल टू, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, एक तो हो गया एरिया। अब मैं इसको अभी इंटीग्रेशन की तरीके से कर रहा हूं, तो मैं इसको ट्राइंगल का रूप ना देके कर्व का ही रूप दूंगा, मतलब रीजन का ही रूप दूंगा, OCBO ही लिखूंगा इसको। OCBO एरिया OCBO प्लस दूसरा एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो इसको क्या नाम दे देंगे, CABC। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। अब लिमिट भी दोनों की अलग अलग रहेगी, देखो। जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, जब मैं यहां से लेके यहां जाऊंगा तो लिमिट रहेगी यहां से लेकर और यहां तक, 0 से लेकर। और अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं है आपके पास, तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, अभी वो काम भी बाकी है। और फिर जब मैं नेक्स्ट की लिमिट की बात करूंगा, तो यहां से लेके यहां तक, तो उसमें भी मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। देखो, जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले एरिया के लिए तो अपर लिमिट का काम कर रहे हैं और दूसरे एरिया के लिए लोअर लिमिट का काम कर रहे हैं। कुल मिला के सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और इससे पहले वाली जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें अपने को इसके कोऑर्डिनेट्स पता होते थे, तो पता होते थे तो अपन इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालते थे। लेकिन अभी पता नहीं है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किससे निकलेंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की मदद से निकलेंगे। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, लाइन का और कर्व का। चेक करो, ये लाइन, ये कर्व। तो लाइन और कर्व की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके एक दूसरे में मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, उसकी मदद से सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। सो दैट्स हाउ वी विल डू दिस। तो एक बार ये एरिया वाला पोर्शन पेंडिंग छोड़ो, थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस दे देता हूं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, पहले अपन इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो मैं दोनों इक्वेशंस लिख देता हूं, देखो। मेरी लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 1/√3x। ये क्यों कर रहा हूं मैं, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, और जो उसकी इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 थी। 4 ही थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, बिल्कुल यही थी। तो इसमें मैं एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करूंगा, किसी एक की वैल्यू दूसरे में, तो मैं y की वैल्यू सीधे सीधे इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो y की वैल्यू में इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1/√3x है, तो 1/√3x का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 4, इक्वल टू व्हाट, 4। चलते हैं आगे। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3x स्क्वायर इक्वल टू 4। नेक्स्ट चलता हूं मैं। थोड़ा सा और नीचे चलो आप।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में 1/3 एक्स स्क्वायर और जोड़ेंगे तो ये 4/3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 + 1/3 4/3 होता है, इक्वल टू 4, 4 से 4 खत्म, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वैसे तो प्लस और माइनस √3 आती, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो मैं एक्स की वैल्यू √3 मानूंगा, माइनस √3 मानने की जरूरत नहीं। अब देखो सुनो, एक्स की वैल्यू अगर √3 है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई क्या था, वाई क्या था 1/√3 एक्स, वाई था मेरा 1/√3 एक्स। तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू √3 अगर पुटअप कर दूं तो ये कट के क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए √3, 1, एक्स कोऑर्डिनेट √3, वाई कोऑर्डिनेट 1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं भाई √3, 1। अब अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, थोड़ी स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट √3, 1 है, काफी कंजस्टेड हो गया फिगर, थोड़ा छोटा बन गया स्टार्टिंग में। अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं √3, 1 तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा √3 का √3, और वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि वो एक्स एक्सिस है तो 0 हो जाएगा। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे √3, 0। अब ध्यान से सुनो, आप अगर एक्स एक्सिस को बेस ले रहे हो तो आपको मतलब केवल एक्स कोऑर्डिनेट से ही था, इससे तो मतलब था ही नहीं आपको। तो आपने जो वाई कोऑर्डिनेट 1 निकाला ना अभी, वो आप ना भी निकाले तो चलेगा, यानी वो 2 लाइन एक्स्ट्रा की जो और लिखी उसको भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये वाई कोऑर्डिनेट जो आपने निकाला इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर उल्टा है, अगर आप बेस को वाई एक्सिस ले रहे हो तो फिर आपका मतलब वाई कोऑर्डिनेट से, फिर आप एक्स कोऑर्डिनेट मत निकालो। ठीक है जी, तो अब आप फाइनली एरिया निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको लिमिट्स पता चल गई सारी। जो पहला रीजन है ट्राइंगल वाला, उसके अंदर आप लिमिट्स लोगे 0 से लेकर, और ये √3 है तो 0 से लेकर √3, और फिर √3 से 2, फिर √3 से 2। चलो अब निकालते हैं फाइनली एरिया। अच्छा, कर्व की इक्वेशन में भी y की वैल्यू निकाल लो। लाइन की इक्वेशन में तो y की वैल्यू है हमारे पास, कर्व की इक्वेशन में y की वैल्यू क्या निकलेगी। कर्व की इक्वेशन क्या है हमारे पास, कर्व की इक्वेशन है x² + y² = 4, तो y² हो जाता है 4 - x², तो y हो जाता है √, वैसे तो प्लस और माइनस होगा बट बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी विल कंसीडर ओनली प्लस वैल्यू, तो 4 √4 - x²। चलो अब सारे काम क्लियर हैं, तो चलो 0 से लेकर कितना आया था वो √3, ठीक है। और क्या लिखूंगा मैं y × dx प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, √3 से लेकर क्या लास्ट लिमिट क्या थी 2, और यहाँ पर भी y dx, क्योंकि दोनों में जो है खड़ी स्ट्रिप्स बनी है जिनकी लंबाई y है और चौड़ाई dx। लेकिन y की डेफिनेशन दोनों जगह अलग अलग है। ये ट्राइंगुलर रीजन है, ये ट्राइंगुलर रीजन है, तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे y1 लिख दो, यहाँ पे y2 लिख दो, क्योंकि सेम y नहीं है ना। एक बार लाइन की इक्वेशन से y निकला है, एक बार कर्व की इक्वेशन से y निकला। तो लाइन की इक्वेशन से y क्या निकला है 1/√3x। देखो लाइन की इक्वेशन से y क्या निकला है हमारा, ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1/√3x, और कर्व की इक्वेशन से y क्या निकला है 4 - x²। तो यहाँ तो मैं लिख दूंगा, मतलब यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा लाइन की इक्वेशन को 1/√3x × dx, और उस वाले एरिया को निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगा सर्किल की इक्वेशन को, और वहां से y की क्या वैल्यू निकली थी, अभी अभी ऊपर निकाली है 4 - x², √4 - x²। दैट इज इट, इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। तो 1/√3 तो बाहर निकाल दो, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और उस पर लिमिट भी लगेगी, इस पे लिमिट क्या लगेगी 0 √3, प्लस इधर कर दो वही सेम फॉर्मूला, इधर वही सेम फॉर्मूला। सबसे पहले x/2 √4 - x² प्लस a²/2, a²/2 वही होगा 2²/2 यानी 4/2, और साइन इनवर्स x/2, और लिमिट क्या लग जाएगी √3 से 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 को भी बाहर ले लेता हूँ, लिमिट तो वेरिएबल पे लगती है, 2 को भी बाहर ले लो, तो 1/2 √3 बाहर,
ठीक है, x का स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर करना है, -0 का स्क्वायर करना है। 0 का स्क्वायर क्या करना है, हटा ही दो, 0 वाली वैल्यूज एग्जाम में आपको लिखनी है नो डाउट, अभी मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्लस अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम सबसे पहले 2, तो 2 वाली लिमिट लगाएंगे तो ये तो बन जाएगा क्या 0, ये पूरी चीज बन जाएगी 0 प्लस, और यहाँ पे 2 लगाएंगे जब हम, तो 2²/2 तो चलो 4/2 2 है ही सही, और उधर क्या बचता है साइन इनवर्स 2/2 यानी कि 1 माइनस, अब जब अपन √3 लगाएंगे तो √3 लगाएंगे तो √3 तो लगेगा, √3/2 तो 0 नहीं बनेगा यहाँ, तो √3/2, और √3 का स्क्वायर होता है क्या 3, 4 - 3 होता है 1, तो ये इंटू 1 ही हो गया, √1 × 1, ठीक है। प्लस अब जब आप √3 यहाँ लगाओगे तो देखते हैं क्या होता है, 2 का स्क्वायर/2 तो वही 2 ही रहेगा, और साइन इनवर्स जब आप √3 लगाते हो तो √3/2 साइन इनवर्स √3/2 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करना है अब, तो 1/2 √3 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, प्लस इस ब्रैकेट में क्या हुआ 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, माइनस √3 इंटू 1, √3/2 इंटू 1 √3/2, और ये बाहर माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, ये माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको भी माइनस कर दो, -2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, तो साइन की वैल्यू √3/2 आती है 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3, π/3, ओके। √3 से ये √3 टाइम्स कट गया, तो ये तो हो गया √3/2, अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो, प्लस ये 2 से 2 कट गया, पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, तो √3/2 से माइनस √3/2 भी कट गया, बचता है केवल पाई माइनस 2π/3, एलसीएम लेंगे तो 3π - 2π विच विल गिव मी π/3 स्क्वायर यूनिट्स। फाइनल आंसर मैच कर लेना प्लीज पीछे से आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कनिष्का मैच कर लो एक बार, इज द आंसर करेक्ट, π/3 स्क्वायर यूनिट्स। सही है, सर 1 मिनट। यस सर सही है। पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी, अभी तक अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही एरिया निकाले जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, तो एक भी एरिया नेगेटिव नहीं निकला है, हर एक एरिया पॉजिटिव निकला है, बोलो नहीं निकला है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ये इंटीग्रेशन वाले तरीके से किसी भी तरीके से एरिया निकालें, कभी पॉजिटिव निकलेगा ही नहीं, वो फिर दूसरे केसेस में निकलेगा जब थोड़ा सा एरिया नीचे इंक्लोज्ड हो जाए, थोड़ा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में इंक्लोज्ड हो जाए, वहां पे फिर भी चांसेस हैं कि एरिया नेगेटिव निकले। तो अगर जैसे वो एरिया बनता है, बनते ही अपन क्या कर देंगे मॉडुलस लगा देंगे, उसको नेगेटिव होने नहीं देंगे, अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो, और ऐसा कैसा क्वेश्चन तो कल एग्जाम्पल में भी था, तो शायद ही डाउट हो, बट फिर भी कोई डाउट हो तो पूछो। मतलब देखो इजी क्वेश्चन है, बट एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना है। आपको सबसे पहला काम करना है डायग्राम कंप्लीशन का, फिर आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है, एरिया आइडेंटिफाई करके आपको ये सोचना है कि इस एरिया को निकालने के लिए, अच्छा देखो इस वाले ट्राइंगल, इस वाले रीजन का अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया निकालूं तो क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या ले लूंगा ओ से लेके सी, ये अगर √3 है तो बेस √3 हो जाएगा, 0 से लेकर √3 की लंबाई, और हाइट कितनी हो जाएगी, अब हाइट आपको ये निकालनी पड़ेगी, तो देखो मैंने निकाली थी ना ये 1, ये 1 इसकी हाइट ही तो है, इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट 1 है तो देखो इसका एरिया कितना आया था बोलो √3/2, और हमने इंटीग्रेशन वाले तरीके से निकाला तो भी इसका एरिया √3/2 ही आया है, चेक करो नीचे नीचे आ जाओ, ये देखो लास्ट में वो कट गया था वो एक अलग बात है, बट इसका एरिया √3/2 ही आया है, ये तो दूसरे रीजन का एरिया था, ये ट्रायंगुलर वाले रीजन का एरिया था, तो यहाँ से भी √3/2 आया है, और अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूं तो भी √3, समझ आया, समझ आया बोलो
सर हमने बीच में ज्वाइन किया था, तो एक बार आप समरी बता दो ना, इसमें स्टार्टिंग में क्या किया। आपने बीच में ज्वाइन किया था? क्यों, आप तो शुरू से ही थे। देखो नहीं सर, अभी स्कूल के लिए तैयार होने के लिए बीच में लीव कर दिया था। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रीजन आइडेंटिफाई करेंगे। तो रीजन हमने आइडेंटिफाई किया, ये वाला रीजन आ रहा है। लेकिन इस रीजन में क्या है कि अगर मैं बेस इसको मान लूं, ओ से लेके ए को बेस मानूं, तो छत अलग अलग टाइप की, एक बार सीधी लाइन के रूप में छत है और एक बार जो है कर्व्ड छत। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। एक बार मैं एरिया निकालूंगा ओ सी बी ओ, ओ सी बी ओ, और एक बार मैं एरिया निकालूंगा सी ए बी सी, सी ए बी सी। जब मैं ये वाला एरिया निकालूंगा तो मैं छत मानूंगा लाइन को। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 1/√3x। दैट मीन्स मैं वन बाय रूट थ्री एक्स को किसको इंटीग्रेट करूंगा, 1/√3x को मैं इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है। और जब मैं इस वाला एरिया निकालूंगा तो फिर मेरे लिए छत है ये कर्व, तो मैं कर्व को इंटीग्रेट करूंगा। तो कर्व की इक्वेशन जो भी गिवन है, जैसे ये इक्वेशन गिवन है, इसमें से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो वो निकल के आएगी 4 - x² का रूट। तो इस वाले एरिया के लिए फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा 4 - x² का रूट। अब बात करते हैं लिमिट की। तो इसकी लिमिट इस वाले एरिया के लिए लिमिट हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, और इसके लिए हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। उसके लिए आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, बी पॉइंट जो है सर्किल और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो सर्किल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को एक दूसरे से सब्सटीट्यूट करेंगे। जैसे अपन क्लास 10th में दो इक्वेशन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते थे, दो लाइंस, वहां तो दो लाइंस ही होती थी, यहाँ एक लाइन और एक कर्व है। तो जैसे कि ये तो है हमारी, एक तरीके से मान लो इक्वेशन नंबर 1 लाइन की इक्वेशन, ये है हमारी सर्कल की इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे y² की जगह ये 1/√3 का x डाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो वहां से x की वैल्यू निकल के आ गई और y की वैल्यू भी निकल के आ गई। x की वैल्यू √3 निकल के आई, y की वैल्यू 1 निकल के आई। y की वैल्यू से कुछ खास काम हमको है नहीं, पर फिर भी हमने निकाल लिया। x की वैल्यू मेन है, x की वैल्यू √3 निकल के आई। दैट मीन्स b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो √3। हालांकि मैंने y कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया था तो मैं लिख दिया हूँ, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। आप इसको ना भी निकालो, उसको सिंपली आप y भी लिख दो तो चलेगा, क्योंकि नीचे आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट चाहिए। y कोऑर्डिनेट तो आपको पता है उसका 0 है। ठीक है, तो इसलिए आप बी पॉइंट का भी केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के वाई कोऑर्डिनेट ना भी निकाले तो चलेगा। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, √3, 0। तो अब आपको इस वाले रीजन के लिए जो एरिया निकालना है वो 0 से लेकर √3 तक निकालना है लिमिट्स में, और इस वाले रीजन के लिए जो आपको एरिया निकालना है वो √3 से 2 वाला निकालना है। ठीक है, लिमिट्स पुटअप करो और आंसर निकालो। एरिया निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, OCBO के लिए एरिया क्या हो जाएगा, उसके लिए सबसे पहले तो इसको मैंने y1 लिख दिया, इसको y2 लिख दिया। y1 क्या है, लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू, और y2 क्या है, कर्व की इक्वेशन में से y की वैल्यू। तो लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू आ रही थी 1/√3x, और कर्व की इक्वेशन में y की वैल्यू आ रही थी ये dx लगा दिया। लिमिट इसकी 0 से √3, इसकी √3 से 2। ठीक है, फिर सॉल्व कर दिया आगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इसकी जो ये जो एरिया हमने निकाला वो फाइनली नीचे जाके क्या निकला, √3/2। और अगर अपन इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से निकालें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भी वो उतना ही निकल रहा है। क्लियर है? क्लियर है बोलो। यस सर। ओके, तो वी हैव डन क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 6। तो हाफ द एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड, और कल से अब थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस यहाँ तक खत्म हो गए। तो आज तो वही ऐसे ही क्वेश्चंस थे कि आओ देखो परखो जानो, थोड़ा यूज टू हो जाओ, है ना। और कल से जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं कल रेडी होके आना बिल्कुल। आज की वीडियो को फिर से रिवाइज करना ताकि कल के क्वेश्चंस करने में मजा आए। चलो काफी है फिर आज के लिए, बाकी क्वेश्चंस कल के सेकंड पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।